All right, good morning everyone. कितने participants आ गए हैं? Okay, so we have some 6-7 participants with us. ठीक है, बार देख लेते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैराडेज लॉज को क्लोज कर दिया था एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से भी, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट. तो उसमें मैंने आप लोगों को थियोरी वाला पार्ट थोड़ा कवर करके दिया था, metals versus non-metals, then factors affecting electrolytic conductance, and जो भी definitions थी, ठीक है, कुछ कुछ terms, उनके symbol, definition, formula and units, इनका हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट. ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ चीज़ें पूछनी है, करनी है? मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भी सेंड करा था लास्ट क्लास में, ठीक है. वो पीडीएफ था ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस का, ठीक है. इट इज मोर कंफर्टेबल, मोर इजी टू डू देन द एंटायर बुकलेट. तो उसमें मेरा आपको सजेशन रहेगा दैट आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करो. अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज डिस्कस करनी थी, ठीक है. वैसे तो हम अभी अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के क्लोज हैं, एंड में हैं. सो हम लोगों का सेशन कब से स्टार्ट हुआ था? हम लोगों ने अपना सेशन स्टार्ट किया था जून में, है ना. मतलब मेरा आप लोगों के साथ में चैप्टर्स कब से स्टार्ट हुए थे? तो अभी जून प्लस जुलाई खत्म होने को आ गया है, ठीक है. एंड इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं. हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कर लिया था, ठीक है. हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कर लिया है, ठीक है. और अभी आप मान लो इस वीक के एंड तक, ठीक है, इस वीक में तो नहीं बट इस वीक मतलब इस वीक के एंड तक होपफुली, ठीक है, आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ओवर हो जाएगा, ठीक है. अब हर चैप्टर के अंदर हम कितना कितना कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा था. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. हम लोगों को 2 चीज़ों को कवर करना रहता है. एक तो हमारे क्लास के नोट्स रहेंगे, ठीक है, और एक एनसीईआरटी रहेगा, ठीक है. ये हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स होंगे, ठीक है, जिनको हमें रेफर करना रहता है जब हम
थ्योरी की बात कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में ठीक है, हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स तो बुकलेट रहता है। ठीक है, एंड बुकलेट के साथ में मैंने आपको एक पीडीएफ प्रॉब्लम्स का सेट भी दिया है। ठीक है, जैसा मैंने, आपने देखा वो लास्ट क्लास में मैंने जो भेजा था, खोल के देखा किसी ने? इसमें ऐसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाले क्वेश्चंस हैं। डिड यू गेट अ चांस टू ओपन इट? नहीं भी खोला तो भी बता दो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब कंपल्सरीली अपने को। ठीक है, एक दर्शना ने खोला, और किस किसने खोल के देखा वो असाइनमेंट जो मैंने भेजा था? और किसने नहीं करा? प्रतीक, तुमने खोल के देखा वो जो मैंने भेजा था? ठीक है, तो देखो मुझे यही लग रहा है कि हम लोग क्या है, चैप्टर पे चैप्टर तो कंप्लीट करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस पूरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी चाहिए वो प्रैक्टिस में थोड़ी कमी आ रही है। ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे तो हमारा प्रोग्रेस कैसा है? ताकसन, तुम बताओ, तुमने खोल के देखा नहीं देखा वो असाइनमेंट? नहीं सर। अच्छा, भूषण? नहीं सर। ठीक है, तो देखो कैसा हो रहा है ना, मैं वही आप चीज के आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जून जुलाई, ठीक है, जून से अपनी क्लासेस शुरू हुई थी, जून जुलाई 2 महीने हो गए। ठीक है, 2 महीने में अपन ने 3 चैप्टर कर लिए हैं: रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप मुझसे इसमें पूछो तो हम लोगों ने इन तीनों में क्लास नोट्स और थ्योरी जो है वो अच्छे से कवर कर ली है। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको बुकलेट के ही एग्जाम्पल्स इनमें करवाता था, प्रैक्टिस करते थे आप लोग, और हम लोग आगे बढ़ जाते थे। ठीक है, तो ये बुकलेट जो है इसके साथ में ये हमने पार्शियली करी है। ठीक है, किसी में भी हम लोगों ने बुकलेट पूरी करी नहीं है, एंड बुकलेट पूरी करना एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इजी कि आपने डिसाइड करा और बुकलेट पूरी एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो एफ बी ओ सेक्शन प्राइमरीली करा है बुकलेट में से, है कि नहीं? थोड़े बहुत जैसे वॉल्यूमेट्री की बुकलेट में तो एक्चुअली HA1, HA2, HA3 करके थे सेक्शंस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, उसमें एक्चुअली एफबीओ था ही नहीं। तो इसमें हमने HA1 to HA4 ये देखे थे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की बुकलेट में आप लोगों को याद है हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस किया हुआ था? प्राइमरीली एफबीओ के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे।
ठीक है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इधर उधर से दिए थे आपको, बट मोस्टली हम लोग एफबीओ के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, और वो भी सिलेक्टिवली, जो क्लास नोट्स के साथ में एग्जाम्पल्स में आपको करा रहा था वही हम लोग कर रहे थे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस करनी थी हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस और करें। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है, ये अब आपके लिए वो गैप फिल करने में हेल्प करेंगे। जो हमारा एक लेवल प्रैक्टिस का और होना चाहिए क्वेश्चंस का, उसके लिए ये पीडीएफ प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करें। ठीक है, तो अभी तो मैंने किसका शेयर करा आप लोगों के साथ में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, मेरे पास बाकी चैप्टर्स के भी हैं। ठीक है, तो ये बाकी चैप्टर्स के भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। इनके अलावा भी एक्चुअली एक और सेट ऑफ प्रैक्टिस का रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के बारे में सुना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, तो आपने कभी प्रैक्टिस करे हैं वो? कितने स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स? एक आइडिया दो भाई। अभी ये आपने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे ये एनसीईआरटी की वेबसाइट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के। तो क्लास 12th में केमिस्ट्री के अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के पब्लिश्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हमको एक बार अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इनके ऊपर भी थोड़ा फोकस करें, ताकि हमारा प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है वो अच्छे से और होने लग जाए। ठीक है, सो आर यू गाइज कंफर्टेबल विद मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस? आइडिया दो मुझे थोड़ा सा। मैं आप लोगों को इनमें से क्वेश्चंस दूं तो आप लोग वर्क करना शुरू करोगे इनके ऊपर? इनके डाउट्स वगैरह मेरे साथ डिस्कस करो, है ना? तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का शेयर, मैं एक्चुअली शेयर सबका कर देता हूँ, इन तीनों का मैं आपको पीडीएफ प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शेयर कर देता हूँ। मैंने आज मेडिकल वाले बैच में भी यही बात करी है। ठीक है, एंड इनमें हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करना, इसमें से मैं आपको बोलता रहूँगा, तो आप दिन के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, है ना? एंड उसमें अगर कुछ फिर डाउट आएगा तो डेफिनेटली मेरे साथ में डिस्कस करो।
ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा जो मुझे गैप लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा सा गैप आ रहा है, वो गैप भी अब धीरे धीरे कवर हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज कैसा होता है कि हम लोग चैप्टर करते जाएंगे, आप लोगों को समझ में भी आता जाएगा, ठीक है, बट कैसा होगा कि रिविजन्स कमज़ोर हो जाएंगे, मतलब हमें रिविजन्स की आदत नहीं रहेगी। जैसे आपको मान लो अभी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने उस टाइम पे करे थे जब चैप्टर चल रहा था, राइट। अभी कैसा हो गया है कि वो चैप्टर्स रह गए हैं पीछे, ठीक है, उनके ऊपर खास कुछ हो नहीं पा रहा है अब। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इनमें से चीज़ें करते रहो, बैक टू बैक। मैं आपको बताता जाऊँगा, मैं आपको गाइड करता जाऊँगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो हम लोग पहले रिज्यूम करते हैं अपना, एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था। तो लास्ट क्लास में, हाँ, जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स एंड ऑल हम लोगों ने देख लिए थे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। ये टर्म्स को रेफर करते हुए एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये टर्म्स और इनके फॉर्मूलाज नोटिस कर लेना, इनके फॉर्मूलाज को देखते हुए लेट मी आस्क वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ठीक है। तो बताना मुझे आपको कितना समझ में आएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यूड। राइट, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आ रहा है। एक बार देख लो, रिवाइज कर लो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में टर्म्स देखे थे, सीखे थे। उनको देखो, एक बार पढ़ो।
राइट, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा इक्यू पूछा जा रहा है। लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने देखा था कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी तो दिया हुआ है आपको, 1 नॉर्मल, ठीक है, कापा के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब कापा का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? कापा क्या था? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था? R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, राइट। तो ये फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम लोग हमारा अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करना, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। सेल का लेंथ आपको दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर एंड एरिया दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो इससे आपका रेजिस्टिविटी कितना आ गया? 100 ओम सेंटीमीटर। तो इससे अब आप निकालोगे तो कापा कितना आ जाएगा आपका? 1/100 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप अब सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से आपका लैम्डा इक्यू आ जाएगा, है ना, 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन सॉरी, नॉर्मेलिटी दी हुई है 1 नॉर्मल, तो ये क्या आ गया? 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया, है कि नहीं? ठीक है, आपका आंसर क्यों नहीं आ पाया होगा? इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको ये टर्म्स, ये फॉर्मूलाज याद नहीं रहे होंगे। एंड ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना इन टर्म्स का, तो ये टर्म्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, टर्म्स और फॉर्मूला। तो ये आपको डेफिनेटली अपने सामने एक A4 पेपर पर लिखकर दीवार पे चिपका देने चाहिए, ताकि आपका इनका प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, रुको, ठीक है, बिफोर हम आगे जाएं। लेट मी हेल्प यू डू 1 or 2 more questions. हम्म, चलो ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 50, 51, 52। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है उन सब का। सबसे पहले 50 वाला क्वेश्चन करूं, इसका आंसर दो मुझे। और यही सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगने वाले हैं जो हमने ऊपर देखे, ठीक है। आगे पीछे करो डेटा, देखो टेबल में कौन सा टर्म का क्या मीनिंग था, क्या सिंबल था, क्या फॉर्मूला था, ट्राई करो।
सर 51 का 4.6 इंटू 10⁻⁻4। पहले 51 कर लिया तुमने। चलो ठीक है, 51 देख लेते हैं। 51 में ऐसा छोटा दिखा, 2-3 लाइन का, तो तुमने पहले 51 ट्राई कर लिया। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछा है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? कापा, है ना? तो कापा क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू सी अपॉन 1000, है ना? लैम्डा एम इंटू सी अपॉन 1000। अब लैम्डा एम आपको दिया हुआ है 4.6 और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा कितना? 4.6 इंटू 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, राइट? यही बोला था ना तुमने? यस सर। हाँ, एंड रेजिस्टिविटी विल बी 1 अपॉन कापा, तो ये हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 4.6 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो 51 का तो ठीक है। चलो 52 का भी कोई बताओ। सर 50 का आंसर 419। देख लेते हैं एक बार। लेट मी ऑल्सो डू द कैलकुलेशन क्विकली। देखो क्या पूछा जा रहा है आपसे? लैम्डा ई क्यू। लैम्डा ई क्यू क्या हो जाएगा? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, कापा हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, है ना? एंड 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? 1 upon resistivity will be
L by A अपॉन R, है ना, बिकॉज कैसा होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है ना, तो 1 अपॉन रो विल बी 1 बाय R इंटू L बाय A। हाँ ठीक है, सही लिखा है। एक मिनट, इंटू 1000 बाय n, तो बस अब डेटा डाल दो। ये जो सेल कांस्टेंट है वो 0.88 बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस जो है वो 210 ओम बोला जा रहा है, और नॉर्मेलिटी जो है वो कितना बोला जा रहा है, 0.01, है ना। तो 88 इंटू 1000 अपॉन 210 इंटू 1, तो ये आप निकाल लो। 88 इंटू लगभग 5 कितना हो जाएगा, 440 लगभग, मतलब डिवाइड बाय 21 भी कर दूंगा मैं, 420। ठीक है, लगभग ये एक्चुअली कैलकुलेट करने पे आ रहा है 420। ठीक है, थोड़ा आसपास कैलकुलेशन करने पर 420 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, आई थिंक यही इसी के आसपास आंसर दिया था आपने। 419। हाँ 419 राइट, मतलब ठीक है 420 419 के आसपास चलेगा। चलो 52 का बता दो। 52 भी हो जाना चाहिए।
आया इसका आंसर 52 का? देखो 52 में क्या क्या दे रखा है आपको। रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या होगा? रो इंटू एल बाई ए, और रो की जगह आप लिख सकते हो कापा, है ना? कापा आपको, सर हाँ पहले का आंसर 625 into 10⁻³ देख लेते हैं। सो 10 की पावर 7 अपॉन 16 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 16 कितना होता है? 6.25। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही लग रहा है। 6.25 इंटू 10 की पावर 5 ओम, ठीक है। आपने 625 बोला ना, चलेगा। एंड दूसरे पार्ट में आपको करंट पूछा है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो 1 अपॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, है ना? ये आपका आंसर आ जाएगा करंट का, V इज इक्वल टू आई आर से। ठीक है, तो ठीक, आई थिंक आपको अब बेसिक जो क्वेश्चन है ये समझ में आने लग गए हैं, कंडक्टिविटी वाले, कंडक्टेंस वाले, जहां पर हम लोग इन टर्म्स को जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, ये टर्म्स को सीख कर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा हम और एक लेवल आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ऑब्जर्व करना, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा ई क्यू एंड लैम्डा एम। ठीक है, ये हम दोनों अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करें लास्ट क्लास में, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। तो इनके रिलेशनशिप, इनके फॉर्मूला कैसे थे? लैम्डा एम वाज व्हाट? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, ठीक है। एंड लैम्डा ई क्यू का क्या डेफिनेशन सीखा था अपन ने? कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, राइट। एंड हम लोगों को नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी का रिलेशनशिप पता ही है, ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा था। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमको रिलेशनशिप मिल जाएगा, इनके बीच में क्या मिलेगा? दैट लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम के बीच में, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया। यहां पर आप ऑब्जर्व करना, सॉल्ट के लिए कैसा रहता है? ठीक है, फॉर अ सॉल्ट एन फैक्टर क्या रहता है? नेट कैटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज, है ना? ये सॉल्ट के लिए रहेगा, है कि नहीं? So for example, if you have lambda eq
ऑफ NaCl, तो ये क्या रहेगा, लैम्डा m ऑफ NaCl अपॉन 1, ठीक है। या फिर ऐसा है लैम्डा EQ ऑफ MgCl2, वो लिख दोगे लैम्डा m ऑफ MgCl2। अब इसका इन फैक्टर कितना रहेगा, 2, राइट। या लैम्डा EQ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस will be equal to lambda m molar conductivity of Al2SO4 whole thrice divided by what, 6. 6, राइट। तो ये आपको अब समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग सॉल्ट्स के लिए लिखेंगे। ये चीज कई बार इंडिविजुअल आयंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। एंड इंडिविजुअल आयंस के लिए एन फैक्टर जो रहेगा वो जो भी उनका चार्ज रहेगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूंगा लैम्डा EQ ऑफ Na प्लस, तो आपका आंसर रहेगा लैम्डा m ऑफ Na प्लस अपॉन उसका चार्ज 1 ही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा लैम्डा EQ ऑफ SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, तो आपका आंसर रहेगा लैम्डा m ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन उसका चार्ज 2, ठीक है। ये समझ में आया। अगर मैं आपको बोलूंगा लैम्डा EQ ऑफ अल्यूमिनियम 3 प्लस आयन और उसके मोलार कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप करोगे लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन द चार्ज। सर नोट करना है ऊपर लेना। हाँ हाँ नोट करना ना, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरा एक बार नोट कर सको। रिलेशनशिप बिटवीन, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, रुको। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा EQ एंड लैम्डा m, ठीक है। कई बार ऐसे कन्वर्जन पूछ ले तो आपको आना चाहिए। नीचे हम्म, एक मिनट।
ऑलराइट, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। सो ये रिलेशनशिप कई बार क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चंस में कब यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में जब हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कर रहे थे, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, ये सब मैंने आपको बताया था। और ये लास्ट वाला जो मैंने बोला था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर। ठीक है, तो वो अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मेरा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, ऑन कापा। ठीक है, कापा क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक्चुअली कंडक्टिविटी बोल लो या फिर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें इन दोनों पर इफेक्ट कैसा रहेगा यहाँ पर आप नोटिस करना, ये काफी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। सो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है ना? डाइल्यूट करने का मतलब यही हो गया ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। एंड इसकी वजह से आप लोग नोटिस करना कंडक्टिविटी या कापा जो आप बोलोगे वो भी कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। कैसे? ये इसकी डेफिनेशन में था। ठीक है, आप कापा का डेफिनेशन जब देखोगे तो कापा की डेफिनेशन में कैसा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन होना चाहिए एंड उसके अंदर पहले कुछ नंबर ऑफ आयंस थे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अपॉन डाइल्यूशन डेफिनेशन तो वही रहेगा, तो हमको 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेना पड़ेगा, है ना? वन सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना पड़ेगा, बट अब क्या हो जाएगा? इसके अंदर नंबर ऑफ आयन सब कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है ना, तो इसकी वजह से कापा कम हो जाएगा। तो ये तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात देखना, अपॉन डाइल्यूशन मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ अब इसमें आप लोग नोटिस करना किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ये इंट्यूटिव नहीं है, ये ऊपर वाला तो फिर भी काफी इंट्यूटिव है। ठीक है, ये इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से खुद से पूछता
मतलब खुद से आप अगर इसको आंसर देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा सोचते तो आप मुझे आंसर दे देते कि डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पर देखना कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर मोलार कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, ये हम कैसे बताएंगे। तो अगेन इसका जो आंसर रहेगा वो लैम्डा एम की डेफिनेशन में रहेगा, ठीक है। लैम्डा एम की डेफिनेशन क्या थी? लैम्डा एम की डेफिनेशन ये हमने लास्ट क्लास में करी थी, तो उसमें कैसा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो 1 सेंटीमीटर दूर होंगी, ठीक है। एंड एरिया इतना होगा कि पूरा का पूरा सोल्यूशन उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब अगर हम डाइल्यूट कर देंगे तो भी कैसा होगा, अभी भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए अंदर, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन यही है मोलर कंडक्टिविटी की, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहना चाहिए और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। क्या हो जाएगा, प्लेट्स का एरिया बढ़ जाएगा ताकि वो पूरा सोल्यूशन अपने बीच में कैप्चर कर पाए, ठीक है। ये समझ में आया आपको? अब आप लोग नोटिस करना दैट लैम्डा एम के साथ में क्या होगा, ठीक है। सो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं केस लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ, ठीक है। इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टेकन, तो नंबर ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले भी पूरे के पूरे डिसोसिएटेड थे, यहाँ पर भी पूरे के पूरे डिसोसिएटेड ही रहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे, 1 मोल के 1 मोल, ठीक है। तो फिर ये जो लैम्डा एम है वो बढ़ा कैसे? तो यहाँ पर देखना लैम्डा एम बढ़ने का कारण होगा सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाता है। सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन से क्या होता है, सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन की वजह से जो आयंस होते हैं उनके कंडक्शन को फर्क पड़ता है, उनके कंडक्शन स्लो हो जाता है। मान लो जैसे ये सोल्यूशन था, ठीक है, इसमें बहुत सारे कटायन अनायन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ ये आयंस मूव करना चाहेंगे तो ये आयंस आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे कई बार। बट अगर मैं अब इन आयंस को दूर दूर कर दूं, ठीक है, डाइल्यूशन करने पर दूर दूर कर दूंगा ना, तो फिर क्या होगा कि ये आयंस अब एक दूसरे से कम अफेक्ट होंगे और दूसरे प्लेट की तरफ ज्यादा आसानी से पहुंच पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, आयंस के नंबर में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बस ये हो गया कि ये आयंस अब थोड़े दूर दूर हो गए, ठीक है, ये आयंस दूर दूर हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कम टकराएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा एम बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस क्यों बढ़ जाएंगे, बिकॉज अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
वो बढ़ता है डाइल्यूशन पर। ये आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, जो अल्फा होता है वो क्या होता है, √k/c, याद हो तो आपको। तो अगर c कम होगा तो अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर, जिसकी वजह से आपका लैम्डा m बढ़ जाएगा। ये चीज समझ में आया? सो मैं एक बार क्विकली वापस से समराइज कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना। हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देख रहे हैं, तो उसमें हमने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर अलग अलग देखा कि डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें आप लोग नोटिस करना, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, तो कंडक्टिविटी तो कम हो ही जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो के वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सबके केस में कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। एंड लैम्डा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अपॉन डाइल्यूशन? मोलार कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसका कारण मैंने आपको बताया कि उसकी डेफिनेशन से हम लोग देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस तो वही रहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जस्ट सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूट होने पर कैसा होता है, अल्फा इंक्रीज हो जाता है। ये समझ में आया आपको? अब इसी चीज को, ठीक है, ग्राफिकली भी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर है, इसको ग्राफिकली भी समझाया गया है। तो आप लोग ध्यान से नोटिस करना इसको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m versus √c का ग्राफ, it comes out to be a straight line। ठीक है, वर्सेस यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए lambda m versus √c का ग्राफ comes out to be a curve। ठीक है, जैसे जैसे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, lambda m का वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ इन ग्राफ्स में, ठीक है, ये ग्राफ कैसे आए, ये अगेन एक्सपेरिमेंटली डेटा पॉइंट्स लिए और उनसे फिर ये ग्राफ्स ड्रॉ करे जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स लिए जाते हैं और उनसे ग्राफ्स ड्रॉ करे जाते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, यहाँ पर नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है। तो अब इस लीनियर रिलेशनशिप को अगर मैं ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, ठीक है, तो ये जहाँ पर कट करेगा वाई एक्सिस को, उसको मैं बोलूँगा लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है, लैम्डा m इंफिनिटी क्या हो गया, ये हो गया वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस पर। ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो लैम्डा m रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा m इंफिनिटी। लैम्डा m इंफिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, और यू कैन से मोलार कंडक्टिविटी
at infinite dilution. ठीक है, this is something, ठीक है, for strong electrolyte we can use the graph to determine its value. ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशंस पर, ठीक है, हम लोग अगर जा रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वी डोंट और वी कांट एक्स्ट्रा, वी कांट टेक दिस ग्राफ. अभी ये ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, हमें नहीं पता पड़ रहा. ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बियॉन्ड हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. यहाँ पर तो कैसा है, यहाँ पर भी मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पर ग्राफ को तो मैंने खींच दिया ना और उससे निकाल लिया. ठीक है, बट यहाँ पर मैं ग्राफ को खींच नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, मतलब ये नॉन लीनियर है ना, तो मैं बिहेवियर प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता. तो यहाँ पर जो नोट करने वाला पॉइंट ये है दैट लैम्डा एम इंफिनिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राफ. ठीक है, व्हाट वी विल डू इज, मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूँ, वी विल यूज समथिंग कॉल्ड एज कोलरूश लॉ. टू गेट दिस, क्या होता है कोलरूश लॉ, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ. ठीक है, बट आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के बारे में. ठीक है, एंड उसमें जो कापा के ऊपर इफेक्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो कापा कम हो जाएगा. बट लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर बढ़ जाता है. ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में बढ़ेगा, बट थोड़ा अलग अलग से बढ़ेगा. ठीक है, और ये ग्राफ उनका डिफरेंस दिखाता है कि वो कैसे बढ़ते हैं. एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी, ठीक है, लैम्डा एम इंफिनिटी की. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, जो कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ग्राफ से निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प लगेगा जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ. ठीक है, आप लोग सोचोगे कि ये क्या है लैम्डा एम इंफिनिटी, क्या नई चीज़ भला है, क्यों मतलब इसका यूज़ आएगा. तो आप देखना थोड़ी देर में, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे. ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है विच टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम. ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आ जाता हूँ इस लॉ के ऊपर विच इज कॉल्ड एज कोलरूश लॉ. ठीक है, कोलरूश लॉ सो वो ग्राफ के नीचे वाला लिखना है क्या? हाँ हाँ लिखो ना, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, लिख लो. ये ग्राफ्स भी ध्यान रखना है. ठीक है, अगर आपको इसके लीनियर ग्राफ की इक्वेशन लिखने को मिले तो वो कैसा रहेगा, y इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस a रूट सी. ठीक है, a एक कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऐसे लीनियर की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी.
ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, है ना, मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। सो ये क्या है? हाँ, ए हो गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो स्लोप हो गया ना वो ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी। ठीक है, तो जो माइनस ए है वो आपका स्लोप है। ठीक है, और वो क्या है, वो एक्सपेरिमेंटली पता पड़ता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, जो ये ए का वैल्यू रहता है ये टाइप ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका NaCl टाइप का सॉल्ट है, मतलब कटायन का भी एक चार्ज और अनायन का भी -1 चार्ज है, तो ये वैल्यू सेम रहेगा फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्ट्स, NaCl, KCl, NaBr, Ki, इन सब के लिए, क्योंकि इनमें सब में +1 चार्ज का कटायन, +1 चार्ज का, सॉरी -1 चार्ज का अनायन होगा। बट अगर आपका चार्ज डिफरेंट हो जाता है, जैसे मान लो MgSO4 हो जाएगा, ठीक है, +2 चार्ज का कटायन, -2 चार्ज का अनायन, तो इसका वैल्यू डिफरेंट रहेगा एज कम्पेयर टू NaCl। ठीक है, बट जो भी ऐसे +2 चार्ज के कटायन और -2 चार्ज के अनायन वाले सॉल्ट्स रहेंगे उनके लिए ये ए का वैल्यू सेम रहेगा, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, है ना, तो उन सब के लिए ये ए का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये NCERT में भी मेंशन्ड है, जैसे आप नोटिस करोगे ना, दिखाता हूँ। ये वाला, ठीक है, यहाँ पे C की पावर ½ है एक्चुअली, सो द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो the value of A would depend upon the type of salt that you have। ठीक है, चाहिए तो मैं थोड़ी जगह बना के लिखता हूँ, रुको, एक्चुअली ये सब एक ही जगह नहीं हो जाएगा, अरे इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, ठीक है, जो ये ए के लिए मैंने बोला, लिख लो ये भी।
लिखा? लास्ट लाइन लगे। ठीक, डन सर। ठीक। ऑलराइट, कोलरोच लॉ पे आ जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये लैम्डा एम इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल लेते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें कोलरोच लॉ लगेगा। तो वो कोलरोच लॉ है क्या, इसको यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना जरूरी है, मतलब बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% रहेगा डिसोसिएशन। ठीक है, वो भले ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पूरा डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन contributes a definite value to the equivalent, or you can say molar conductance of the electrolyte. सो इसका कहने का मतलब क्या है? ठीक है, वैसे तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया ये, इसका कहने का मतलब क्या है यहां से आप ऑब्जर्व करना। मान लो यहां पर एक NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है, तो जो कटायन अनायन होंगे, ठीक है, वो आजू बाजू होंगे। ठीक है, फैले हुए होंगे पर आजू बाजू होंगे। और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, वो कटायन अनायन एक दूसरे को हिंडर करेंगे। ठीक है, कटायंस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना चाहेंगे, अनायंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहेंगे, बट यहाँ पर कटायन अनायन आपस में एक दूसरे को हिंडर करेंगे। अब इंस्टेड ऑफ मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लेता हूँ, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा हो जाएगा कि ये आयंस बहुत दूर दूर हो जाएंगे। एक कटायन यहाँ है, एक अनायन यहाँ है, तो ये एक दूसरे को कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इनके बीच में नो इंटरैक्शन। ठीक है, ये जो कटायन है ये अपनी मस्ती में जाएगा, अनायन वनायन से उसको कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो ये जिस स्पीड से जाएगा, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी किससे टकराएगा ही नहीं है, बाकी आयंस वगैरह से, ये बस अपने हिसाब से चलता जाएगा। ठीक है, स्पीड फिक्स तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक्चुअली स्पीड को नहीं बोलना चाहिए फिक्स, मुझे ये बोलना चाहिए कि इसका जो कंडक्टेंस रहेगा, ठीक है, इसका जो कंडक्टेंस रहेगा वो एक डेफिनेट वैल्यू रहेगा।
क्योंकि ये बाकी आयन से कुछ इंटरेक्शन कर ही नहीं रहा है, ठीक है, एक इंडिविजुअल आयन की तरह जाया जा रहा है। तो कोलरूश लॉ क्या बोल रहा है? कोलरूश लॉ यही बोल रहा है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस रहता है, ठीक है, तो जो आयन रहेगा वो एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो MgCl2 सोल्यूशन भी है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है ये भी, तो यहाँ पर जो क्लोरीन आयंस कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और यहाँ पर जो क्लोरीन आयंस कंट्रीब्यूट करेंगे वो सेम ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन आयंस की एक डेफिनेट वैल्यू रहेगी जो कंट्रीब्यूट करेगी इन द ओवरऑल कंडक्टेंस शोन बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दिस इज व्हाट कोलरूश लॉ मींस, जिसको मैं एक और सिंपल तरीके से आपको, ये तो मैंने विजुअलाइज करने के तरीके से बताया, मैं और सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl आपको लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस एंड लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज रहेंगी ये डेफिनेट वैल्यूज रहेंगी NaCl Cl माइनस की, ठीक है। अगर आपको मान लो लैम्डा m इंफिनिटी KCl लिखना है तो ये रहेगा लैम्डा m इंफिनिटी K प्लस एंड लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज रहेंगी ये डेफिनेट वैल्यूज या फिक्स्ड वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। Na प्लस की अलग होगी K प्लस से, ठीक है, Cl माइनस की अलग होगी इन सब से, ठीक है, बट इन दोनों केस में जो Cl माइनस की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो Cl माइनस है वो सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर आयन की वैल्यू है। ये समझ में आया? ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको एक जनरल फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म में ऑब्जर्व करना, जनरल फॉर्म में ये कैसा दिखेगा। सो जनरल फॉर्म में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का थोड़ा सा अलग अलग रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस lambda eq of electrolyte at infinite dilution will be lambda eq of cation at infinite dilution plus lambda eq of anion at infinite dilution, ऐसे लिखेंगे। और अगर मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात करी जाएगी तो यहाँ पर नोटिस करना, मोलर कंडक्टेंस लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, lambda m infinity of electrolyte is equal to lambda m infinity of cation multiplied by the number of cations in the formula plus lambda m infinity of anion multiplied by the number of anions in the formula, ठीक है। यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है, सॉरी ये लिखा है मैंने न्यू सी, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ cations in the formula of electrolyte,
ठीक है, न्यू ए जो है वो है नंबर ऑफ अनायंस इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मान लो जो भी सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें न्यू सी एंड न्यू ए की वैल्यू आपको लिखनी है। तो मान लो जैसे NaCl है तो इसमें एक कटायन एक अनायन है, MgCl2 है तो एक कटायन दो अनायन है, ठीक है, AlCl3 है एक कटायन तीन अनायन है, Al2SO4 होल थ्राइस है तो इसमें दो कटायन है तीन अनायन है, राइट। इस तरीके से आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इनकी मदद से आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इंफिनिटी मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिलेगा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतना लिखा आपने, ये लिख लिया पूरा। लिखा सबने? Yes, sir. अब देखो, आपको मैं ये चीज समझाता हूँ जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कोलरुश लॉ, ठीक है। इसमें पहला एप्लीकेशन देखना, डिटरमाइन lambda m infinity of weak electrolyte using lambda m infinity of strong electrolyte, ठीक है। कैसा?
यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखना, गिवन lambda m infinity of HCl is equal to x ohm inverse centimeter square mole inverse. Lambda m infinity of NaCl is equal to y ohm inverse centimeter square mole inverse. ठीक है, lambda m infinity of CH3COONA is Z ohm inverse centimeter square mole inverse. Determine lambda m infinity of CH3COH. ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है, और ये एसिटिक एसिड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यू निकालना है. तो इसमें अब आप नोटिस करना कोलरुश लॉ कैसे हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि मैं इसको कैसे आपको बताना चाह रहा हूँ. कोलरुश लॉ इसमें हमको कैसे हेल्प कर रहा है. मान लो HCl मैंने लिया. ठीक है, मैंने HCl का एक्सपेरिमेंट करा. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके मैंने उसका ऐसे लैम्डा m वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाने की कोशिश करी. ठीक है, एंड मुझे कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स मिले और मुझे उससे एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई मिल गई. ठीक है, ये मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट करा और ये y इंटरसेप्ट से मैंने उसका लैम्डा m इन्फिनिटी निकाल के बुक में नोट डाउन कर लिया. ठीक है, तो ये चीज मैं एक्सपेरिमेंटली कर पाया. ठीक है, यही चीज मैं NaCl के लिए और CH3COONA के लिए भी कर पाया. ठीक है, क्योंकि उनमें भी ऐसा ही होगा, उनमें भी ऐसा ही लैम्डा m वर्सेस रूट सी का ग्राफ बन रहा होगा और वो स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा. तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग लैम्डा m इन्फिनिटी निकाल लेंगे. ठीक है, तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैंने एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज निकाल लिए. ठीक है, और ये निकाल कर लोग क्या करते हैं, इनको बुक्स में डाल देते हैं. ठीक है, आपकी जैसे एनसीईआरटी रहेगी. ठीक है, या फिर कोई और भी ऐसे केमिस्ट्री की बुक रहेगी, तो उसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ये डेटा उठा के डाल दिया होगा. ठीक है, अब आपको बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेटा बताओ. ठीक है, अब मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपेरिमेंट करने गया. ठीक है, लैम्डा m वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाया और वो मेरा ऐसे नॉन लीनियर से आ रहा है. ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कि मैं इसको अब एक्स्ट्रापोलेट कैसे करूं. ये मैंने आपको बताया ना कि मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं एक्स्ट्रापोलेट कैसे करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा. तो दिस इज वेयर कोलरुश लॉ कम्स टू योर हेल्प. कैसे, यहाँ पर नोट करना कोलरुश लॉ क्या बोल रहा है. ठीक है, एज पर कोलरुश लॉ. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डजेंट मैटर. ठीक है, बस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस होना चाहिए. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा, आप नोटिस करना, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ HCl मैं लिख सकता हूँ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन एंड लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस आयन. है ना, यही मैंने ऊपर सीखा है कि इंडिविजुअल आयन जो है वो एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, ये आपको x दिया हुआ है. लेट मी कॉल दिस फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, फिर लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ NaCl क्या होगा. ठीक है, एज पर कोलरुश लॉ अगेन इसके आयंस स्पेसिफिक वैल्यू डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. तो लैम्डा m इंफिनिटी Na प्लस प्लस लैम्डा m इंफिनिटी Cl माइनस. राइट, एंड इसका वैल्यू y दिया हुआ है. देन
थर्ड इक्वेशन देखना। थर्ड इक्वेशन में आपको CH3CONA का डेटा दिया हुआ है। CH3CONA में भी कैसा रहेगा, उसका जो कटायन अनायन है, ठीक है, वो एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, है ना। एंड इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा ही होगा। तो अगर आपसे मैं एसिटिक एसिड CH3COH का भी पूछूंगा, तो उसमें भी जो कटायन अनायन का डेफिनेट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वही हमें लेना होगा, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, if I manipulate these equations, can you see that fourth is equal to third plus first minus second, ठीक है। ये मैनिपुलेशन आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो जो मेरा आंसर रहेगा वो वैल्यू आ जाएगा x, सॉरी z प्लस x माइनस y। ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH का मोलर कंडक्टेंस। तो ये कैसे आ पाया, ये आ पाया बिकॉज ऑफ द कोलब्रुश लॉ, ठीक है। आई थिंक अब जाके आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आया होगा। जब तक मैं ये एग्जाम्पल नहीं कराता हूँ ना, तब तक ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है समझने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो एक बार आप कॉपी करो और फिर से मैं आपको एक बार इसका रिकैप देके समझा देता हूँ, तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से ये पार्ट समझ में आएगा। ऑलराइट, लिख लिया सबने ये? ठीक है, तो Yes, इसमें sir. हाँ,
अब मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ आपको, एक बार यहाँ पे देखना आज का जो हमारा डिस्कशन था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो खैर मैंने आपको जो ये टर्म्स थे इनका प्रैक्टिस कराया था, ठीक है। फिर मैंने जस्ट एक लैम्डा इक्यू लैम्डा एम के बीच में रिलेशनशिप बताया था। फिर आज का जो हमारा फोकस था पूरा डिस्कशन का था वो था ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम, ठीक है। इसमें कापा की तो डेप्थ में हम लोग नहीं गए। कापा की हम लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि बस अगर डाइल्यूट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कापा कम हो जाएगा, ठीक है। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। बस यहाँ तक समझ के छोड़ दिया। बट हम लोग लैम्डा एम की काफ़ी डेप्थ में गए, काफ़ी डिटेल में गए। वो डिटेल्स क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है, डाइल्यूट करते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, लैम्डा एम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनफैक्ट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देन लैम्डा एम किसको अप्रोच करेगा? लैम्डा एम इंफिनिटी को, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा नीचे जाके समझाया, ठीक है। पहले नहीं लिखा था मैंने, अब लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको अब लैम्डा इंफिनिटी समझ में आता है। तो वो पहले मैंने आपको समझाया कि कॉन्सेंट्रेशन कम करने पर, ठीक है, लैम्डा एम क्यों बढ़ेगा, वो मैंने आपको पहले यहाँ पे समझाया। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लैम्डा एम के हिसाब से हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस वही रहेंगे, जस्ट सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन कम हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्चुअली नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो दोनों में क्योंकि लैम्डा एम बढ़ने का रीज़न अलग अलग था, तो उनका हम लोग जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो हमें दिखता भी है कि लैम्डा एम वर्सेस रूट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दोनों का अलग अलग भी आता है, ठीक है। फिर इन ग्राफ्स में जो एक फैसिनेटिंग पॉइंट था वो था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो रहा है, ठीक है, जो एक हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर। सर या रूट सी के लिए सी सी भी ले सकते थे ना? हाँ, सी भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सी भी ले सकते थे, लेकिन सी लेने पर ग्राफ लीनियर नहीं आता, ठीक है। यस सर। अच्छा, किसका डाउट था ये? ताक्सिन, तुमने पूछा था? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा ताक्सिन। मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे डाउट्स वगैरह पूछते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बताई नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे एक्चुअली डेरिवेशन होता है, एक डिबाय हक्कल ऑनसागर करके एक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है नहीं। तो एक्चुअली उस इक्वेशन से ये रूट सी समझ में आता है, ठीक है। बट ये डिबाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन है, ये आप जब बैचलर या मास्टर्स करते हो केमिस्ट्री में तभी पढ़ने को मिलता है, ठीक है। हम लोग इसके लिए यहाँ पर इसकी डिटेल में जाते नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सिलेबस के बाहर चला जाता है। बट अच्छा क्वेश्चन था, आपने पूछा, अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे रूट सी का एक रीजन है क्योंकि ये रूट सी के साथ में लीनियर रिलेशनशिप आता है लैम्डा एम का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, हम लोग लैम्डा एम वर्सेस रूट सी प्लॉट करें, सी प्लॉट करें, सी की पावर स्क्वायर प्लॉट करें, राइट, 1/c प्लॉट करें, किसी के भी साथ में लीनियर रिलेशनशिप नहीं आता है, ठीक है। हमें मिलता ही नहीं है यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारे लिए एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। वेरी वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर हम नहीं निकाल पाते हैं। बट उसके लिए, ठीक है, अब हमें हेल्प मिलती है कोलरूश लॉ की। तो कोलरूश लॉ क्या करता है, वो बताता है कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटों की वीक इलेक्ट्रोलाइटों जब पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं तो ईच आयन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटों की वीक इलेक्ट्रोलाइटों इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ईच आयन एक डेफिनेट वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो भले ही स्ट्रॉन्ग हो कि वीक हो, सबके लिए वो वही रहेगी वैल्यू, ठीक है।
तो ये चीज, एक मिनट, सबके लिए वैल्यू वही रहेगी और उस वैल्यू का फिर कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑब्जर्व करा थ्रू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये ऑब्जर्व करवाया। अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली ध्यान रखना पड़ता है कि लैम्डा ई क्यू दिया है कि लैम्डा एम दिया है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर रहता है। तो ये मैं यूज करते हुए आपको अगली क्लास में थोड़े से और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बट आई थिंक आपको अब कोलब्रुश लॉ का ये एप्लीकेशन जरूर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं यूजिंग लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थोड़े से इसमें मेरे को और क्वेश्चंस कराने रहेंगे जहां पर मैं लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम दोनों को यूज करके आपको समझाऊं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, हमारा वैसे भी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, आई थिंक कल ही क्लास है अपना, तो कल ही यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइस, लेट मी क्लोज द सेशन नाउ। कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? ठीक है, फिर कल यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे।